बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। धीरे धीरे हमारे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र कवियों पर भी पड़ रही है। यहाँ का युवा वर्ग बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूँ आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी का पुत्र वाजपेयी जी का पुत्र मनुव्रत भी यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब युवा पीढ़ी मंच पर आने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे न चला करके सामने बैठ करके अगर कविता सुनती है तो धीरे धीरे मंच स्वयं उसको आमंत्रित करता है और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रहा हूँ मनीष पटेल और तमाम सारे हमारे युवा साथी बैठे हैं। मैं थोड़ा रुख परिवर्तित करना चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन का। लखनऊ जो है वो हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं का बहुत बड़ा गढ़ है। उर्दू भाषा जो बनाई गई, जो लिपि बनाई गई, वो किसी मुसलमान ने नहीं बनाई थी। मैं सबको, आप सबको जो यूथ है उसकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उसको एक हिंदू ने उस लिपि को तैयार किया था। लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। सेना को ज़रूरत थी कि एक ऐसी ज़ुबान डेवलप कर दी जाए जिसको सब लोग समझें, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, तो वो बनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो साहित्य बनी तो उसमें मिठास भी आई लखनऊ की वजह से, यहाँ की रेवड़ियों की वजह से। जो उर्दू शायरी की मिठास है या जो हिंदी गज़ल की मिठास है, उसमें लखनवी स्कूल जो है, लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी जो है वो अग्रणी माना जाता है। दो स्कूल हैं शायरी के, एक दिल्ली स्कूल ऑफ शायरी है, दूसरा लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी है। तो लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी को हमेशा बड़ा स्कूल माना गया है क्योंकि यहाँ पर फिराक हुए, यहाँ पर चकबस्त हुए, यहाँ पर जगन्नाथ आज़ाद हुए, तमाम बड़े लोग यहाँ पर पैदा हुए और नॉन मुस्लिम शायर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुए जिन्होंने उर्दू को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, गज़ल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कृष्ण बिहारी, जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, वाह करना है भाई हमारा लखनऊ। जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। जिंदगी से थोड़ा और ऊपर होना है, जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, साहित्य क्या है, पूरा युवा ताली हो जाए। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं। जब मैं देखता हूँ आदरणीय मेयर मैडम को, हमारे भाई डॉक्टर नीरज बोरा जी को, कि ये लोग दिन भर दूसरों के लिए लगे रहते हैं, अपने लिए वक्त नहीं है, तब नूर साहब का शेर निकलता है और वो इसकी तस्दीक करता है कि हाँ ये बात सही है। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। यही होता है बड़े अफसरों का और नेताओं का। मैं चाहता हूँ भाई अनुपम श्रीवास्तव आएँ और अपनी गज़ल से, अपनी शायरी से यहाँ पर अपना योगदान करें। पहले तो मंच को प्रणाम। और इस धरती से में क्योंकि इतने बड़े शायर निकले, इतने बड़े लोग निकले हैं, इतने बड़े शख्सियत यहाँ से निकली, और इसमें हम सर्वेश जी को भी शामिल करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए, तो पहले तो हम चाहते हैं कि आप अपने लिए ताली बजाइए और अपना ताली बजा करके अपना स्वागत खुद करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे आना सबसे बड़ी बात है। स्वागत है भाई। तो एक शेर से मैं आपका अपने आज का आगाज करता हूँ। तेरे एहसास की गर्मी से पिघल जाता हूँ। सुनिए, एहसास की गर्मी से, तेरे एहसास की गर्मी से पिघल जाता हूँ, आँख से अश्क निकल आए तो जल जाता हूँ। आँख से अश्क निकल आए तो जल जाता हूँ। और आगे का शेर दीजिएगा। मुझ में सूरज की शुआओं का असर है कितना, मुझ में सूरज की शुआओं का असर, मुझ में सूरज की शुआओं का असर है कितना, मैं अमावस के अंधेरों को निगल जाता हूँ। मैं अमावस के अंधेरों को निगल जाता हूँ। और अभी बता रहे थे सर्वेश जी जैसे कि क्योंकि अभी समय की भी कमी है और काफ़ी लोग यहाँ पे सुनाने को बाकी हैं। कृष्ण बिहारी नूर साहब ने भी जैसे जिंदगी के ऊपर बात की थी, तो मैं आपको आज जिंदगी की एक गजल सुनाऊं। स्वागत है अनुपम जी। वाह। जिंदगी को जीस्त भी कहते हैं। और इस वक्त जो कोरोना का काल चल रहा है और जो कोरोना में कई लोगों का, कई हमारे अजीज लोग छोड़ के भी चले गए,
तो ये गजल आई है उसमें, स्वागत। जीस्त की जंग को हारा भी नहीं जा सकता, जीस्त की जंग को हारा ही नहीं जा जीस्त सकता। की जंग को हारा भी नहीं जा सकता, और नक्श पानी में उभारा भी नहीं जा सकता, उसका नक्श किसी में नहीं। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जीस्त की जंग को हारा भी नहीं जा सकता, नक्श पानी में उभारा भी नहीं जा सकता। अगला शेर समाप्त करवाइएगा। एक ही रात में हो आए वहां से भी हम, एक ही रात में हो आए वहां से भी हम, जिस जगह कोई सितारा भी नहीं जा सकता, जिस जगह कोई सितारा भी नहीं जा सकता। और देखिएगा, आपका भगवान, आपका खुदा हर वक्त आपके साथ होता है। अपनी परछाई में हर बार जिसे देखा है, अपनी परछाई में हर बार जिसे देखा है, उसका जलवा तो नकारा भी नहीं जा सकता। इस गजल में मैं अपने साथ आपको एक सफर के लिए चल रहा हूँ, उसका जलवा तो नकारा भी नहीं जा सकता, उसका जलवा तो नकारा भी नहीं जा सकता। अगला शेर, जो आपकी यहाँ पे युवा पीढ़ी बैठी है, उसको तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई हाथ उठाएगा, किसी को मोहब्बत तो हो गई होगी ना। और क्या, मोहब्बतों का शहर है भाई। बड़े लेकिन चुप्पे लोग हैं। हाँ, किनारों को किनारों से मोहब्बत है, मगर इस शेर को देखिएगा। हाँ, किनारों को किनारों से मोहब्बत है, मगर दूसरी समत किनारा भी नहीं जा सकता, दूसरी समत किनारा भी नहीं जा सकता, दूसरी समत किनारा भी नहीं जा सकता। और गैर तो रहते हैं दिन रात तुम्हारे दिल में, गैर तो रहते हैं दिन रात तुम्हारे दिल में, क्या मेरा नाम पुकारा भी नहीं जा सकता, क्या मेरा नाम पुकारा भी नहीं जा सकता। थोड़ी वाह के साथ। हाँ। गैर तो रहते हैं दिन रात तुम्हारे दिल में, गैर तो रहते हैं दिन रात तुम्हारे दिल में, क्या मेरा नाम पुकारा भी नहीं जा सकता, क्या मेरा नाम पुकारा भी नहीं जा सकता। और देखिए अगला शेर, आखिरी दांव है, आखिरी दांव है, जीतूं की ये बाजी हारूं, आखिरी दांव है, जीतूं की ये बाजी हारूं। ये जन्म एक ही बार मिलता है। आखिरी दांव है, जीतूं की ये बाजी हारूं, तेरी महफिल में दोबारा भी नहीं जा सकता, तेरी महफिल में दोबारा भी नहीं जा सकता। और ये जो बिखरी है मेरे इश्क की दुनिया अनुपम, ये जो बिखरी है मेरे इश्क की दुनिया अनुपम, ये जो बिखरी है मेरे इश्क की दुनिया अनुपम, इसको हर बार संवारा भी नहीं जा सकता, इसको हर बार संवारा भी नहीं जा सकता। अब बहुत लोग का आना है। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। बहुत अच्छे शेर पढ़े हमारे अनुपम जी ने, और ख़ास करके जो इश्क बिखरा हुआ है वो सही बात है, समेटा नहीं जा सकता। अगर बिखर जाता है बड़ी मुश्किल पड़ती है, अगर इश्क बिखर जाए तो उसको समेटने में। एक बार ताली बजाइए अनुपम जी के लिए। अच्छी शायरी थी, और अच्छी शायरी, अच्छी कविता की। आप बैठो भाई साहब, हम आप ही के लिए तो हैं, चिंता मत करो, सब ठीक है। आइए, मैं इस कवि सम्मेलन को एक दूसरा मोड़ दे देता हूँ। स्थान नहीं होता है कभी कभी किसी का, लेकिन ज़रूरत आ जाती है। हमारे शहर में यहाँ पर बाहर से आए हुए बड़े बड़े सारे कवि हैं, हम शहर के लोग हैं, हम उनके स्वागत में यहाँ पर हैं। आदरणीय वेदवत वाजपेयी जी इस मंच की उन्होंने अध्यक्षता नहीं स्वीकार की। उन्होंने कहा कि चूँकि अरुण जेमिनी जी उनसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए अध्यक्षता अरुण जेमिनी जी की ही जारी रहेगी। तो अध्यक्षता अरुण जेमिनी जी की है, उपस्थिति वेदवत वाजपेयी जी की है, और आप सब लोग यहाँ पर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जिस व्यक्ति को बुला रहा हूँ उसके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहूँगा, और आप लोग बहुत ओजस्वी तालियों के साथ हिंदुस्तान के बड़े वीर रस के कवि को आमंत्रित कीजिएगा। हालांकि उनका स्थान नहीं है, लेकिन उनके मैं ये भी बता दूं मैं क्यों उनको बुला रहा हूँ। उनके टेम्परेचर आ गया, उनके बुखार आ गया। मैं चाहता हूँ कि उनका बुखार बढ़े या उनकी तबीयत कुछ और गड़बड़ करे, उससे पहले उनकी दहाड़
इस माइक से हमारे लखनऊ में गूंज जानी चाहिए। हमारे प्रिय मित्र विनीत चौहान जी अलवर से हमारे बीच में आए हैं, आपकी तालियां बजें। मैं 2 पंक्तियां कहकर उन्हें आमंत्रित करता हूं। अभी अखबार के एक बड़े प्रतिनिधि ने यहाँ पर शेर सुनाए, अब मैं 2 पंक्तियां कहता हूं और ओजस्वी स्वर को आमंत्रित करता हूं कि मेरा फन खुद से अय्यारी नहीं है। सुजीत जी, मेरा फन खुद से अय्यारी नहीं है। अय्यारी मतलब बहरूपियापन। मेरा फन खुद से अय्यारी नहीं है, मेरा एहसास दरबारी नहीं है। अगर साहित्यकार है और वो अगर दरबार के एक वंदना गाने लगेगा तो साहित्य समाप्त हो जाएगा। मेरा फन खुद से अय्यारी नहीं है, मेरा एहसास दरबारी नहीं है। भले आज हो कुछ रिसाले सरकारी मगर मेरी आवाज़ सरकारी नहीं है। मैं ओज के बड़े कवि विनीत चौहान को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। आप लोग दोनों हाथों पर उठाकर हमारे अतिथि कवि राजस्थान से पधारे विनीत चौहान का स्वागत करें। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से लक्ष्मणपुरी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। शंभू शिखर के काव्य के पाठ के बाद श्रोताओं की जो हालत हो जाती है वो इस भाई की हो चुकी है। हमने इसीलिए वंस मोर नहीं करवाया, वरना वो आदमी और ज्यादा धीरे से बाहर कर लीजिएगा, धीरे से। आगरा के पार्षद का चुनाव लड़वा उस आदमी को, नहीं तो बरेली भेजो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। चलिए, नहीं वो थोड़ा सा ध्यान उत्पन्न कर रहे हैं, उनको थोड़ा और पीछे की तरफ बिठा दीजिए। पहले शांति से समझा दो, वरना योगी जी की भाषा में समझा दो उसको। जिसको जो भाषा आती है उसी भाषा में समझाएंगे। उनको फिर एक नई भाषा है तो वो भाषा उन्हें समझ में आ जाएगी। चलेगा, मैं दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और वो इसलिए दे रहा हूँ कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और टेलीविज़न पर अब ज्ञान बंटना शुरू हो चुका होगा कि आपको पटाखे नहीं फोड़ने। अब ज्ञान बंटना शुरू हो जाएगा कि दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, होली पर पानी बचाना चाहिए। मेरी बात को इशारे में समझना, मैं अपनी बात शुरू कर चुका हूँ कि खून बह जाए लेकिन पानी बचना चाहिए। मेरी अगली बात पर तालियां आपकी ज्यादा बड़ी हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, इशारे में समझना, मुझे बताना मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा बुखार उतरना चाहिए। मैं कहता हूँ पटाखे बजाते रहिएगा, वरना लोग पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट टीम पर पटाखे बजाना शुरू कर देंगे। मुझे इससे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी। अंबर जी की लाइन दिल पर लिख लीजिएगा, विनीत चौहान शुरू हो रहा है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, लखनपुरी के लोगों जरा लक्ष्मण के गुस्से को बचा करके रखिएगा। राम की शालीन तैदी पीछे रख रही हो जनता या कुछ लोग, तो लक्ष्मण को धनुष उठाना पड़ता है। फिर कितनी भी सुरपन खाए हों, उनकी नाक काटनी पड़ती है, उनके हदन करने पड़ते हैं। सांप जब तक हमसे कहा जाता है कि लोग पाकिस्तान पर कविताएं पढ़ो, चाइना पर पढ़ो, घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान में जाकर के बात करें। मुझे वामपंथी लोगों से भी तालियां चाहिए, आप भी साथ होंगे तो दक्षिणपंथ साथ हो जाएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और एक एक हाथ खड़ा हो जाए, मैं शुरू हो रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। अब ये भाषा की जरूरत आ पड़ी हो तो एक एक श्रोता मेरा साथ दे। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। जिन्हें पाक से प्रेम, उन्हें अब सदा सदा को दूर करो, वरना भारत के चरणों में झुकने को मजबूर करो, वरना भारत के चरणों में झुकने को मजबूर करो। भारत माँ अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी। अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहाँ, वो बुआ जी कह रही है कश्मीर में 370 हटते, यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। तिरंगा वंदे मातरम गाने वाले नहीं, राष्ट्रगान नहीं दोहराएगा कोई। मैं राजस्थान से आता हूं और लक्ष्मणपुरी की जमीन पर खड़ा हूं।
मेरा कहने का तेवर क्या हो और आपका सुनने का तेवर क्या हो। आपकी तालियां जरा कश्मीर में महबूबा जी के तकिए के पास थप्पड़ की तरह महसूस हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। बिल्कुल ताजा पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा, यानी जनगण मन घाटी में अब नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में। लोगों के पेट दर्द है, 370 क्यों हट गई, राम मंदिर में समझा वरना योगी जी की भाषा में समझा, तो वो ले गए उनको अपनी भाषा बाहर समझ में आ जाएगी उनको। क्या हुआ है कश्मीर में, मैं नहीं कहता कि हमने 100% में से 100 में से 100 अंक ले आए, लेकिन कुछ भी अंक ले आए हो तो अपनी अग्रज कलम की एक लाइन उद्धृत करके कविता शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है। वाह वेद भैया, बहुत दिनों बाद आशा को देखें आप। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। नीरज सर, लोग आपसे भी पूछते होंगे कि कश्मीर में किया क्या है। राजनीति से सवाल किए जाते हैं और भाष्य दिनकर की परंपरा के कलमकार देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग उत्तर दे सकें और जितना बढ़िया श्रोता आ जाए सुन रहे। इस नए सत्र में मैंने इतने अच्छे श्रोता भी देखे नहीं है, तो आपको भी मैं सैल्यूट कर रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। क्या हुआ है कश्मीर में, जरा हाथों में चिंगारियां चाहिए मुझे इस बार आपकी। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के बिस्तर के धन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही लो हमने दुम सीधी कर दी। अब मुझे शुरू कर दीजिएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। पीछे लोगों को समझ में नहीं आया तो पड़ोसी से पूछा मैंने क्या बोला। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। पता नहीं कितने लोग समझेंगे मैं बोल रहा हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नील क्षीर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जब अगली बार हम लोग इस मंच पर आए ये मेरी लाइन सच हो जाए। विश्वास रखो इस बार सभी ये नील क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। लोगों ने कहा हटाई क्यों, मैं कारण बताता हूं नीरज सर। इस मंच का संभवतः, मैं कह रहा हूं संभवतः, मैं इकलौता कवि हूं जिसने करगिल की उसी घाटी के नीचे का जो पाठ किया है जहां हमारे 523 बेटों का रक्त पानी की धाराओं के साथ उन घाटियों से बह गया। मुझे सौभाग्य प्राप्त है मैंने करगिल की वीर भूमि पर भी अपनी कविताएं पढ़ी। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, जैसे ही मैं लेह एयरपोर्ट से उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो एक वीडियो वायरल हो गया था मेरे मोबाइल के ऊपर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो देखा है। हमारे सैनिक बैरकों से लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो निहत्थे नहीं थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर में इन बदतमीज लोगों के लिए हमारी सेना ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। वो सैनिक लौट रहे हैं और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे तमाचे मार रहे हैं, हेलमेटों में ठोकर मार रहे हैं। वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, आप में से कितने लोगों ने कहना था। मैंने दिल्ली से पूछा हो क्या रहा है, कहने लगे ये तो इनकी धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा नहीं सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए थे, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ रहे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। बड़े कवि हरिओम जी हैं, उन्होंने 2 लाइन लिखी उस दिन। इस समय सो रहे होंगे हरिओम पवार जिस तैयारी में जुटे होंगे मेरठ में, उनकी नींद में खलल डाल देना जिस दिन आपको लगा कि गालों पर तमाचे लग रहे हैं और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते थे। वो हरिओम जी ने कहा, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। लखनऊ वालों आपकी खामोशी खल जाएगी मुझे इस बार।
किसका खून नहीं खोलेगा। पढ़ सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। क्यों हटानी पड़ी 370 धारा? मैं बहुमत मांगता हूं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 370 धारा अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। आस्तीन में काले विषधर निर्दिन फलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की? कौन शीश पढ़कर काटेगा शक्ति वाली गालों की? कौन शीश पढ़कर काटेगा शक्ति वाली चालों की? दिल्ली वालों, मैं गंभीर समस्या पर आपका ध्यान चाहता हूं, चाहे वो यहां हो या पूर्वांचल में हो। दिल्ली वालों, पूरब भी, केवल समझदार लोगों की तालियां उठे, बाकी लोग पड़ोसी से पूछना। दिल्ली वालों, पूरब भी जल्दी तस्वीर न हो जाए और हमारा बंग दूसरा ये कश्मीर न हो जाए। और हमारा बंग दूसरा ये कश्मीर न हो जाए। जो भी परिस्थितियां हैं, कश्मीर के बारे में मुझे नहीं पता है किसका है किसका नहीं। हम तो आजाद भारत में पैदा हुए। ये मरा हुआ सांप हमारे गले में अलझा हुआ था। लोगों ने कहा किसका? मैंने कहा हमारे गांव में पूछते हैं जमीन किस किस की रजिस्ट्री पेश करो, कागज दिखाओ। हालांकि लोग तो कागज दिखा नहीं रहे, लेकिन विनीत चौहान कागज दिखा रहा है कश्मीर के। हाँ भाई, वाह। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम। वाह। मैं बहुत धीमे से पढ़ूंगा, रजिस्ट्री को अपने पास रखना। कोई पूछे कश्मीर किसका है तो विनीत चौहान बता के जा रहा है। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। श्रीनगर में गूंज रहे ये देशद्रोह के नारे हैं। ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है। वो छोटे मोटे सड़क चलते हुए लोग नहीं थे जिन्होंने क्रिकेट टीम पर नारे लगा दिए। माफ कीजिएगा सर, वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे भावी। आप सोच सकते हैं खतरा कितना बड़ा है। कल को यही डॉक्टर हमारी सेना का इलाज करने जाएंगे। आप उम्मीद करते हैं उनके सीने से गोलियां निकालेंगे? ये गोलियां दागने की तैयारियां, उनके पीठ में चीरा फोंकने की तैयारियां हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कई बार चर्चा करते हैं, अशिक्षित हैं वो लोग। इस समय जितने भी टेररिस्ट योजना में पाए जा रहे हैं वो या तो इंजीनियर हैं या मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं। मेरी इस बात को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने दर्ज कर रहा हूं और बोलने जा रहा हूं। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। इनको भी सचमुच शायद ये थोड़ा ध्यान रहा होता अगर किसी का बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर किसी का बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू से शाही को धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं कश्मीर की जड़ पर उंगली रख रहा हूं, राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठा रहा हूं। सहमत हो तो भी ताली बजाइए, असहमत हो तो कड़वी कुनैन लेने का अभ्यास डालिए। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक छोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। सफेद कबूतरों से लेकर बाज तक की जो व्यवस्था इस मुल्क ने करी है, तो जाकर मुल्क के थोड़े बहुत दिन बदले। अभी हमारी एक केशधारी पगड़ी हमारे साथ
व्यवस्था। कुछ थे सूली पर टकवाए, कुछ थे सुई से टकवाए, कुछ गर्म तवे पर चढ़ा दिए, कुछ रुई से भी जलवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मैं इसका भी साथ चाहता हूं, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से। मेरा एक कविता पढ़ने का मन है, आप अनुमति दें तो मैं अयोध्या पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अब वो फोटो छपने वाले हैं। बस कितने दिए जलाए, इनके तेल उठाने के लिए एक बच्ची ढूंढ रही है पॉलीथीन में। इतनी बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की लगाई, इतने में तो इतना ये हो जाता। मैंने कहा तुम्हारी बुआ जी की शादी में जितने टेंट लगे उसके अंदर सफाई हो जाती शहर के अंदर। ये कुतर्की करने वाले वामपंथी और हमारे कुछ मित्र लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पहली बार जब 5 अगस्त के दिन ये निर्णय आया, आपका भी मन हुआ हो उस दिन ऐसा ही कि कौन अक्टूबर में दिवाली का इंतजार करे, 5 अगस्त के दिन ही दिए जला दिए जाते हैं। ये मन मेरा भी हुआ। क्यों हुआ? एक दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इस दिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश चला, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा नया प्रकाश लगा। यूं राम लला बैठे हैं सृष्टि के सभी नजारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। यूं लगा राम फिर लौटे हैं अपने ही कुछ वनवासों से। मैं शब्द पर ध्यान चाहता हूं, अपने ही कुछ वनवास शब्द का प्रयोग करा है मैंने। यूं लगा राम फिर लौटे हैं अपने ही कुछ वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। जो भरत लला, अच्छी कविता पर अच्छी ताली बजाइएगा, मन से अच्छी कविता कहेगा। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष छुपा जयकारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की। एक लाइन मेरी कहने की हिम्मत को दाद देना, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ और क्या बोलने जा रहा हूँ। हमें बहुत 40 साल पहले तदीया कार्य बद्धाकृत्यम के श्लोक बहस के समय तय कर लिया था कि यदि राष्ट्र और व्यक्ति में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति दूसरे स्थान पर होता है। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ताली बजाएंगे। राजनीतिक दुशाले ओढ़े होंगे उस पर तालियां नहीं बजेगी, मैं समझ जाऊंगा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, मैं अपनी हिम्मत पर दाद चाहता हूं। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारें हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारें हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद